नरेश ऑफिस से घर आया तो अपनी पत्नी से कहने लगा, सुनो आज मेरे लिए खाना मत बनाना, मुझे अपने दोस्त की सगाई पर जाना है। यह सुनकर गायत्री खुश हो गई और कहने लगी, अरे वाह, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ ना। नरेश ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, अपनी शक्ल देखी आईने में, क्या तुम कहीं मेरे साथ जाने के लायक रह गई हो? अरे कितना सुंदर चेहरा देखकर मैंने तुम्हें पसंद किया था, लेकिन चेचक के इन दागों ने तुम्हारा चेहरा ही बर्बाद कर दिया है। ऊपर से मिसकैरेज होने के बाद तो तुम्हारा फिगर भी एकदम से खराब हो गया है। चुपचाप घर में रहकर घर के काम करो, मेरे साथ कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। पति के दिल चीर देने वाली बातों को सुनकर गायत्री की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। उसे रोते हुए देखकर उसकी सास कहने लगी, अरे दिन रात घर में आंसू बहाती रहती है तो घर में मनहूसियत फैली रहती है। क्या कमी है तुझे इस घर में? दिन भर ठूसती रहती है, और क्या चाहिए तुझे? गायत्री तड़प उठी और सोचने लगी, दो निवाले भी कितनी मेहनत करने के बाद मिलते हैं। ऊपर से पति हर वक्त मेरे रूप रंग को लेकर ताने मारते रहते हैं, यह भी कोई जिंदगी है? तभी उसकी सास गुस्से में कहने लगी, अब खड़ी होकर सोच क्या रही है? जा रसोई में जाकर डिनर बनाने की तैयारी कर, कामचोर कहीं की। गायत्री सिर झुकाए हुए काम करने के लिए चली गई। मायके में उसकी माँ नहीं थी। जब वह अपनी तकलीफें अपने पिता को बताती थी तो वह कहने लगते थे कि अब तुम्हारी शादी करने के बाद तुम्हें अपनी घर गृहस्थी कैसे संभालनी है वह तुम देखो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। गायत्री को बड़ा दुख होता था कि मायके में भी कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। शायद इसी बात का फायदा उठाकर उसके पति और सास उसके साथ दुर्व्यवहार करते रहते थे। शादी के साल भर तक सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। वह इतनी खूबसूरत थी कि उसका पति भी लट्टू की तरह उसके आगे पीछे नाचता रहता था। उसकी सास भी उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करती थी। साल भर के बाद जब वह माँ बनने वाली थी तभी उसका मिसकैरेज हो गया। उसके बाद उसके शरीर में सूजन आ गई थी और उसका वजन बढ़ गया था। फिर साल भर के बाद उसे चेचक हुआ तो उसके दाग उसके चेहरे पर रह गए। तब से घर में मानो उसकी कोई कद्र ही ना रह गई हो। वह दोबारा माँ भी नहीं बन पा रही थी, इसलिए उसकी सास भी उसे ताने मारती रहती थी और पति ने तो उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया था। कभी कभार वह अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए देर रात गए उसके करीब आता भी था तो बस अपनी मनमानी करके मुंह फेर कर सो जाता था। गायत्री उस घर में दो प्यार भरे शब्दों के लिए तड़प कर रह गई थी और अब तो कभी कभार नरेश गुस्से में आकर उस पर हाथ भी उठाने लगा था। फिर भी गायत्री इसे ही अपनी नियति मानकर चुपचाप सब कुछ झेल रही थी, क्योंकि पति और सास के विरुद्ध आवाज़ उठाने का मतलब था कि और ज़्यादा मार खाना। उसकी सास जब तब उसके खाने पीने को लेकर भी उसे ताने मारती रहती थी। तो एक दिन उसने हिम्मत करके कहा कि मम्मी जी, मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है, यदि आप कहें तो मैं नौकरी कर लेती हूँ, तो घर के खर्चे में कुछ सहयोग ही हो जाएगा। उसकी सास कहने लगी कि ज़्यादा पंख निकल आए हैं क्या तुम्हारे? मुझे अच्छे से पता है कि आजकल की लड़कियां बाहर निकलकर नौकरी करने के नाम पर क्या क्या करती रहती हैं। तू बाहर निकलकर हमारे खानदान की नाक कटवाना चाहती है क्या? चुपचाप घर पर आराम से रह और काम करते रह, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है तुझे। तब गायत्री खामोश हो जाती थी और सोचती थी कि इन लोगों ने तो मेरे जीने के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। बस दिन भर उनके लिए सारे काम करते रहो और उनके ताने सुनते रहो, मार खाओ, यही किस्मत है मेरी। एक दिन ऐसे ही वो आंगन में बैठकर कपड़े धो रही थी। तभी उसकी सास उसके पास आई और कहने लगी, सुनो बहू, नरेश अब दूसरी शादी करना चाहता है। यह सुनते ही गायत्री को तेज झटका लगा। वह स्तब्ध होकर खड़ी हुई और कहने लगी, मम्मी जी, ये कैसे हो सकता है? पीछे खड़ा नरेश कहने लगा, क्यों नहीं हो सकता है? क्या मुझे पत्नी का सुख नहीं चाहिए? क्या मैं जिंदगी भर तेरे जैसी कुरूप पत्नी के साथ ही बिताऊंगा? मुझे भी बच्चे चाहिए और वह भी तो तू दे नहीं रही है, तो मुझे तो दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी ना। गायत्री दंग सी खड़ी रह गई। तो उसकी सास कहने लगी, देखो बहू, तुम्हें तो इस घर को छोड़कर अब जाना ही होगा। मैं घर में दो बहुओं का खर्च नहीं उठा सकती, इसलिए इस घर में केवल तुम्हारी सौतन ही रहेगी। मैंने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा। मेरे बेटे को जो चाहिए मैं उसे जरूर दूंगी। अगर आज यह दूसरी पत्नी की डिमांड कर रहा है तो मैं इसे दूसरी पत्नी जरूर दूंगी। तुमसे इसका मन भर गया है, निकल जाओ इस घर से। गायत्री की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो भरे गले से बोली, मम्मी जी, मैंने इतने दिनों तक आपकी सेवा की, आपने तो बिस्तर पकड़ लिया था, मैंने आपको चलने फिरने के लायक बनाया और खड़ी होने के बाद अब आप मुझे ही लात मार रही हैं। उसकी सास ने उसे एक जोर का तमाचा मारा। पास ही जली हुई लकड़ी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था। वो लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उसकी सास ने उसे पीटना शुरू कर दिया। गायत्री चीखते चिल्लाते हुए भागने लगी। उसकी सास उसे पीटने के लिए दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते गायत्री ने दरवाज़ा खोला और घर की दहलीज लांघ गई। घर की दहलीज लांघने के बाद वह भागी नहीं बल्कि पलट कर तन कर खड़ी हो गई और कहने लगी, मारना चाहती हो ना मुझे, लो मारो, आज से मैं सारे लिहाज भूल जाती हूँ।
इतना कहकर उसने भी पास पड़ा हुआ पत्थर उठा लिया और कहने लगी, अब उधर से एक बार होगा तो एक बार इधर से भी होगा। गांव के लोग बाहर आकर तमाशा देखने लगे थे। गायत्री की सास उसके ऐसे रूप को देखकर अब घर से बाहर कदम निकालने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। गायत्री के माथे से खून निकलने लगा था। उसके चेहरे पर झंझनाहट सी महसूस हो रही थी। उसने रोते हुए कहा कि तुम्हें अपने बेटे की दूसरी शादी करवानी है ना, इसकी फरमाइश पूरी करनी है ना, आज मैं भी अपनी एक इच्छा पूरी कर लेती हूँ। इतना कहकर वह पत्थर फेंक कर वहाँ से चली गई। गायत्री की सास असमंजस में पड़ गई कि अब यह कहाँ चली गई। उसकी हरकत देखकर उन्हें लग रहा था कि बहू का दिमाग खराब हो गया है। वह सोचने लगी, चलो अच्छा हुआ, यह अपने आप पागलपन में खुद ही कहीं चली गई। अब मुझे इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ और नहीं सोचना पड़ेगा। ऐसा सोचकर उसने दरवाज़ा बंद किया और घर के भीतर चली गई। नरेश कहने लगा, माँ अच्छा किया जो तुमने उस मनहूस को मार पीट कर भगा दिया। मुझे तो उसे पत्नी कहते हुए भी शर्म आ रही थी। कैसी काली भद्दी और बदसूरत हो गई है वह। ऊपर से एक बच्चा तो पैदा होता नहीं उससे। मुझे तो अब दूसरी सुंदर पत्नी ही चाहिए। मैं भी उसके साथ कितनी मार पिटाई करता था, लेकिन वह घर छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाती थी। लेकिन आज तुमने ऐसे कैसे मार पिटाई की कि वह घर छोड़कर भाग गई। इतना कहकर वह हंसने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नरेश की माँ ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने गायत्री को देखकर गुस्से से एक एक शब्द चबाते हुए कहने लगी, अरे महारानी जी, अब यहाँ क्या करने आई हो? तुम तो घर छोड़कर भाग गई थी ना। चलो भागो यहाँ से, वरना वह देखो वह लकड़ी वहीं पड़ी है, फिर से तुम्हारी पिटाई शुरू करती हूँ। तभी गायत्री को हटाकर एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर ने घर के अंदर प्रवेश किया और उसकी सास को एक जोर का तमाचा मारते हुए बोली, कौन सी लकड़ी से मार रही थी अपनी बहू को, जरा मुझे भी दिखाओ। पुलिस को देखते ही नरेश और उसकी माँ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। गायत्री ने तंज कसते हुए कहा, अम्मी जी, अब मैं किसी मार पिटाई से डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अब बारी आप लोगों की है। जाइए और जेल में जाकर अपने बेटे के लिए दूसरी लड़की ढूंढ लीजिएगा। पुलिस ने दोनों माँ बेटे को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को सजा हुई। गायत्री की चुप्पी का उन लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया था, लेकिन जब गायत्री को लगा कि उसके साथ हद से ज़्यादा अन्याय हो रहा है तो उसने भी सोचा कि ऐसे लोगों को सजा दिलवाना चाहिए। जब उन लोगों को गायत्री की कोई परवाह नहीं थी तो वह भला उन लोगों की परवाह क्यों करती। अब गायत्री पर कोई रोक रुकावट तो थी नहीं, तो सबसे पहले उसने अपने लिए नौकरी की तलाश की और उसके बाद गायत्री ने अपने ऑफिस के पास में ही एक किराए का रूम ले लिया था और अब वह वहीं पर सुकून से रहने लगी थी। अलग तो उसे रहना ही था, लेकिन अपना रिश्ता तोड़ने से पहले वह बुरे लोगों को सबक सिखाकर जाना चाहती थी और आज उसके मन को सुकून था कि उसके अपराधी जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे थे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी लिखी हुई और नई कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।